Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching Legal Queries. आज का हमारा टॉपिक है GQSO का When previous judgment is relevant, कि जो साबका जजमेंट्स हैं वो कब रेलिवेंट होंगी। इस हवाले से कानून शहादत ऑर्डर का आर्टिकल 54 टू आर्टिकल 58 जो है वो डील करते हैं। तो अगर हम देखें कि प्रीवियस जजमेंट्स रेलिवेंट टू बार ए सेकंड सूट और ट्रायल एनी जजमेंट ऑर्डर एंड डिक्री, मतलब कि कब प्रीवियस जजमेंट किसी ट्रायल या सेकंड सूट को बार करती है। इफ इट प्रिवेंट्स कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ए सूट ट्रायल इज रेलिवेंट, कि जब कोई जजमेंट ऑर्डर या डिक्री किसी कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने से रोक दें तो तब वो रेलिवेंट तस्वुर होंगी। फॉर एग्जांपल, ए और बी के दरमियान कोई सिविल सूट चल रहा है और वो डिसाइड भी हो चुका है। अब उसे डिसाइडेड जो केस है, अब उन्हीं फैक्ट्स की बेसिस पे, उन्हीं ग्राउंड्स की बेसिस पे, उसी कॉज ऑफ एक्शन की बेस पे फिर दोबारा वही ट्रायल वही सूट फाइल नहीं किया जा सकता। अब अगर हम सिविल केसेस में इसकी एग्जांपल देखें तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा एंड इन क्रिमिनल केसेस ऑट्रे फुएस एक्विट एंड ऑट्रे फुएस कन्विक्ट का जो डॉक्ट्राइन है वो इसके हवाले से एक बेहतरीन एग्जांपल है। आर्टिकल 55 डील करता है जजमेंट्स इन रेम के हवाले से, ऐसी जजमेंट्स जो पब्लिक एट लार्ज पे अप्लाई होती है और विच अप्लाइज एट होल वर्ल्ड, के ये कुछ पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन की जो जजमेंट होती हैं ये उनके बारे में बात की गई है कि प्रोबेट, मैरिटिमोनी, एडमायरिटी एंड इंसॉल्वेंसी, कि इन चार कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन के अंदर जो जजमेंट्स होंगी वो रेलिवेंट मानी जाएंगी। प्रोबेट से मुराद के जो विल के मुतल्लिक हो, वसीयत के मुतल्लिक हो। मैरिटिमोनी से मुराद के जो मैरिटल अफेयर को डील करती हो। एडमायरिटी से मुराद के जो विच डील्स विद वार क्राइम एंड इंसॉल्वेंसी से मुराद अ पर्सन इज इंसॉल्वेंट और नॉट, and it declares or takes away any legal character of person is relevant, मतलब कि ये किसी भी पर्सन के लीगल स्टेटस को वाजे करती है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के दरमियान कोई डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट चल रहा है। अब कोर्ट उनके दरमियान डाइवोर्स करवा देती है। अब ये जो जजमेंट होगी इट अप्लाइज एट होल वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया पे जो है वो एप्लीकेबल होगी। इट अप्लाइज एट पब्लिक एट लार्ज, इसका मकसद ये है कि वो तो आपस में अलग अलग रह रहे हों लेकिन दुनिया उनको एज ए हस्बैंड और वाइफ ना समझे, इसलिए उनका जो स्टेटस है वो क्लियर और वाज़ेह होना चाहिए। और एंड पे मैंने एक बात लिखी कि दे आर कंक्लूसिव इन प्रूफ, कि ये जो है कंक्लूसिव होते हैं। इनकी जो जजमेंट है इसके अगेंस्ट अपोजिट पार्टी जो है वो इनको रिबट करने के लिए, इनको इनसे कंट्राडिक्ट करने के लिए या इनको डिस्प्रूव करने के लिए फर्दर एविडेंस नहीं ला सकती। ये कंक्लूसिव जजमेंट्स हैं, ये कंक्लूसिव प्रूफ है। अगर हम आर्टिकल 56 देखें तो वो ये कहता है कि आर्टिकल 56 ये कहता है कि रेलिवेंसी ऑफ जजमेंट्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 55, कि आर्टिकल 55 में जो जजमेंट्स बयान की गई हैं उनके अलावा कौन कौन सी जजमेंट रेलिवेंट होंगी। दे विल बी रेलिवेंट इफ दे रिलेट टू मैटर ऑफ पब्लिक नेचर, कि अगर वो पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही हों। एंड नंबर 2, इट इज़ रेलिवेंट टू इंक्वायरी, अगर उस सिलसिले में जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई है उसमें एज ए एविडेंस पेश की जा सकती है।
अब आई होप कि आपको इस क्लॉज की समझ नहीं आई होगी, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट सपोज ए सूज बी फॉर ट्रेसपास, कि ए ने बी को सू किया कि इसने मेरी लैंड में इलीगली एंटर हुआ है। तो बी आगे से कहता है कि ये मेरा राइट टू ईजमेंट है, ये मेरा हक आसाइश है, और ए मसलसल डिनाई कर रहा है कि ये इसका राइट टू ईजमेंट नहीं है, इसने ट्रेसपास कमिट की है। तो उस हवाले से बी जो है एक ऐसे केस की जजमेंट लेके आएगा जो पहले से ए और सी के बिटवीन डिसाइड हो चुका है, और वो जो जजमेंट है वो सी के फेवर में है कि सी जो है राइट टू ईजमेंट यूज़ कर सकता है, उसको हक आसाइश हासिल है। तो उस सूरत में वो जो जजमेंट होगी वो रेलिवेंट होगी। लेकिन they are not conclusive proof, unlike article 55 they are admissible as a piece of evidence, कि ये जो है वो कंक्लूसिव नहीं होगी, बल्कि अगर बी ने एक ऐसी जजमेंट दी है तो जो ए है वो उस जजमेंट को रिबट करने के लिए, उसको डिनाई करने के लिए फर्दर एविडेंस ला सकता है, इसमें कोई कैद नहीं है। तो आर्टिकल 57 ये कहता है कि ऑल जजमेंट्स डिक्री ऑर्डर नॉट मेंशन्ड इन आर्टिकल 54 to 56 इज इररेलेवेंट, कि वो तमाम जजमेंट्स डिक्री ऑर्डर जो कि आर्टिकल 54 से लेके 56 तक इनमें से किसी भी आर्टिकल में शामिल नहीं है, वो इररेलेवेंट होंगे, वो रेलिवेंट नहीं होंगे, एक्सेप्ट यहाँ दो कंडीशन है, when its existence itself a fact in issue, कि जब वो जजमेंट जो है वो खुद फैक्ट इन इशू हो, वो खुद बोन ऑफ कंटेंशन हो, वो खुद एप्पल ऑफ डिस्कार्ड हो, तो तब वो रेलिवेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जजमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस में, अगर किसी जजमेंट के नताइज में किसी का मर्डर हो गया, अब वो जो मर्डर का केस चल रहा है, उसका जो ट्रायल चल रहा है, तो उसमें इस जजमेंट के हवाले से एविडेंस दे सकते हैं कि इसके नतीजे में मर्डर हुआ है। एंड नंबर 2, व्हेन इट रेलेवेंट अंडर सम अदर प्रोविजन, कि जब ये इस कानून शहादत ऑर्डर में किसी और प्रोविजन में रेलेवेंट हो, तो तब वो रेलिवेंट होगी। अक्सर आपने ये वर्ड देखा होगा सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, कि इसमें जो लिखा है ठीक है, लेकिन इसके अलावा किसी और सेक्शन या आर्टिकल में इसका अगर कोई और मीनिंग दिया गया है तो वो भी ठीक होगा। आर्टिकल 58 ये कहता है जजमेंट विच इज रेलिवेंट अंडर आर्टिकल 54 to 56 will become irrelevant and lose its evidentiary value if it's obtained by these three method। मतलब कि वो जजमेंट जो कि आर्टिकल 54 से लेके आर्टिकल 56 तक जो है वो रेलिवेंट है, लेकिन वो अपनी एविडेंशियरी वैल्यू खो देती है, वो अपना मयार खो देती है अगर वो इन 3 तरीकों से ली गई है। नंबर 1, फ्रॉड, कि वो फ्रॉड के तहत ली गई है, कोल्यूजन। एंड नंबर 3, इट इज डिलीवर्ड बाय इनकम्पिटेंट कोर्ट। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा जजमेंट लेके आता है अंडर आर्टिकल 55 और ये कहता है कि सर ये देखें मेरे पास ये जजमेंट है और ये रेलिवेंट जजमेंट है। अब वो कोर्ट कहती है कि ये इनकम्पिटेंट कोर्ट से ली गई है, ये बाय फ्रॉड ऑब्टेन्ड की गई है, इसलिए ये इररेलिवेंट है। जिस कोर्ट से तुम ये लेके आए हो वो इस मामले के जुरिस्डिक्शन ही नहीं रखती, वो इनकम्पिटेंट कोर्ट थी, तो इसलिए ये इन बेसिस पे ये अपना जो मयार है वो खो सकती है। तो
ये था जी हमारा आज का टॉपिक जो कि प्रीवियस जजमेंट के रिलेटेड था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।